हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 साइंस बायोलॉजी पोर्शन, मतलब हिंदी मीडियम का ये पूरा। तो हरियाणा बोर्ड के लिए क्लास 10 विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी में आपको बताने वाला हूँ 2023 के एग्जाम्स के लिए। सभी चैप्टर्स के आपको मिलेंगे, जो बायोलॉजी के अंदर, जो जीव विज्ञान के अंदर जो पूरा पोर्शन है ना, जितने भी चैप्टर्स है बायोलॉजी के अंदर, वो सारे चैप्टर्स के आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सभी मार्क्स के, 6 मार्क्स के, 4, 3, 2 जितने भी आते हैं, सभी क्वेश्चंस इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर आपको बाकी की वीडियोस भी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, पहला ही लिंक पे क्लिक मार लेना। तो जिसका टाइटल आपको कुछ ऐसा मिलेगा, क्लास 10 ऑल सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2023, ऐसे कुछ करके टाइटल है वो। तो उसका जो है, उसके नीचे ही लिंक मिलेगा आपको, तो उस पर क्लिक कर लेना, पहला ही लिंक है। वहाँ से आप जाके बाकी की वीडियोज़ भी देख सकते हो, साइंस की भी और बाकी सब्जेक्ट की भी, हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब यहाँ पे जो हमारे पास पार्ट नंबर 6 आता है, अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है तुमको, कि जिसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हो। जिनको, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पास होने के लाले पड़े हुए हैं, और कुछ ऐसे होते हैं भाई हमको तो नंबर बढ़िया चाहिए। तो देखो, जिनको बस पास होने के लाले पड़े हुए हैं वो सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब है ये बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। मैंने एक भी क्वेश्चन ऐसा ऐड नहीं कर रहा है इस वीडियो के अंदर जो कि एग्जाम्स में नहीं आया हो। ये सारे के सारे एग्जाम्स बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम्स में जो ऑलरेडी आ चुके हैं आपके, वही क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, बार बार आता रहता है, उसके ऊपर मैंने लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ गए। तो जिसके ऊपर नहीं लिखा है, इसका मतलब है वो 1 या 2 बार ही आया है, ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ है। अब देखो यहाँ पे, ये लगभग पिछले 5-6 साल के पेपर एनालिसिस है आपका, ये जो जितने क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अब देखो पार्ट नंबर 6, जैव परक्रम। अब ये जो जैव परक्रम है ना, सबसे खूबसूरत और प्यारा चैप्टर है। अगर आपको बायोलॉजी, जीव विज्ञान में पास होना है तो ये चैप्टर कर लेना, पास करवा देगा तुमको। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? 6 नंबर का क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है और कोई से चैप्टर से नहीं आता। आपको पता भी लग जाएगा, 6 नंबर के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं। और उसमें भी डायग्राम बनाने आते हैं आपके, बहुत अलग अलग प्रकार के डायग्राम बनाने आपके आएंगे, तो डायग्राम भी आपको करने पड़ेंगे। आपको देखो, आपने सुना होगा भाई, बहुत सारे बोल देते हैं कि हाँ दिल का डायग्राम कर लो, वो आता है। और एक आध और बता देंगे, न्यूरॉन का जो है, एक आध मतलब 2-3 बताएंगे आपको डायग्राम, कि हाँ ये डायग्राम कर लो तुम पास हो जाओगे। भाई वो नहीं आए तो क्या करोगे तुम? यहाँ पे इस वीडियो में आपको सारा पता लगता है, 2 नंबर के क्वेश्चन कौन से रिपीट होते हैं, 6 नंबर के, 4 नंबर के, 3 नंबर के। तो उससे हमें क्या होता है, छोटे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम्स में, तो छोटे क्वेश्चंस का भी पता होता है भाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं छोटे वाले। और रिपीट भी होते हैं, जो रिपीट हो जाए तो और भी बढ़िया मजे की बात होती है। चलो देखो, प्रश्न देखो, पादपों में उत्सर्जन का वर्णन कीजिए। 6 नंबर में है, अब देख लो 6 नंबर में क्या क्या लिखना है। ये जो है ना, मार्क कर लेना गाइड या बुक में। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको बुक में से मिल जाएंगे। एनसीईआरटी की जो बुक है ना, उसके अंदर बीच में, चैप्टर के बीच में क्वेश्चन दिए होते हैं थोड़े बहुत, और टेक्सचुअल क्वेश्चन तो है ही। मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन उनमें से हमको देखने को मिलते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन अपने पास से बना के देते हैं हमको। बट सारे कंसेप्ट आपके इस बुक में क्लियर हो रखे होते हैं, जो कि हम क्वेश्चंस जिनके देखते हैं। शुद्धांत्र में पाचन का वर्णन कीजिए, 6 नंबर में है ये। मानव में श्वसन तंत्र का वर्णन कीजिए, ये भी 6 नंबर का है। वर्क्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए, और मूत्र किस प्रकार तैयार होता है, ये हमको बताना है। यानी कि ये 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन है, 3 नंबर का ये, 3 नंबर का ये, 6 नंबर का ऐसे हमारा क्वेश्चन मिलता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखो, ये रिपीट नहीं होता, बट ये अलग अलग स्टाइलों में पूछा जाता है। देखो, वर्क्राणु की संरचना बतानी है पहले तुमको, फिर बताना है मूत्र कैसे तैयार होता है। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन, ये 6 नंबर में था। उत्सर्जन क्या है? नामांकित चित्र की सहायता से वर्क्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए। यानी कि ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम नहीं लग रहा तुमको? लग रहा है ना? तो यही सी है, मतलब थोड़ी सी चीजें एडिशनल पूछ ली, बदल दिया क्वेश्चन को और दे दिया 6 नंबर में। ये देखो तुम, रंध्र किस प्रकार खुलते और बंद होते हैं, 2 नंबर में क्वेश्चन है ये हमारा। तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना आप, अपने बुक गाइड में जहाँ पे भी मिल रहा है मार्क आउट कर लेना अपना। और हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ, डायग्राम के रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है, डायग्राम कैसे बनते हैं, क्या सीन करना है भाई उनके अंदर। तो डायग्राम आपको पेंसिल से बनाने हैं, पेन से नहीं बनाने, कहीं पेन से छापने लग जाओ वहाँ पे। पेंसिल से डायग्राम बनाने हैं, भले ही तुम अमीबा वक का भी क्यों ना बना रहे हो। अमीबा में तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, ऐसे कुछ भी लाइन खींच दो, ये लो भाई बन गया तेरा अमीबा, है ना। तो ऐसे डायग्राम भी आपको पेंसिल से ही बनाने हैं, पेन से नहीं छापने हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है चेक करने वाले पे।
अमीबा और पैरामीशियम किस प्रकार अपना भोजन ग्रहण करते हैं, पचाते हैं। ये 6 नंबर में बताना है। अब 6 नंबर किस चीज़ के देंगे वो तुम समझो, इनके डायग्राम होते हैं, है ना? तो दोनों के डायग्राम भी बनाने हैं, कैसे वो भोजन ले रहे हैं वो पूरा प्रोसेस सा दिखाना है। जैसे अमीबा होता है, अमीबा ये है हमारा, अब यहाँ पे ये बता दो ये भोजन है भाई, ठीक है। उसके बाद एक अमीबा बना दो ऐसा-ऐसा करके, तो अब ये भोजन यहाँ आ गया, फिर धीरे-धीरे करते हुए इसके ऐसे अंदर करके और फिर यहाँ आ गया, फिर ये खा गया बस, और क्या है, फिर इसके अंदर आ गया वो उसे। तो ऐसे आसान से डायग्राम के थ्रू आप बता सकते हो। वैसे ही पैरामीशियम का बताना है, और ये आप बताना कि वो कैसे अपनी संरचना बदलते हैं, वो चीज़ें लिखनी भी है साथ में, ठीक है ना? इस तरीके से आपको 6 नंबर मिलेंगे। लसिका क्या है? इसका वहन किस प्रकार होता है? इसके क्या कार्य हैं? 6 नंबर में। मानव हृदय का व्यवस्थात्मक काट दृश्य का नामांकित चित्र बनाइए। देखो ये 3 नंबर में है, इसमें आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है मानव के दिल का, है ना? सिर्फ डायग्राम डायग्राम। धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए, 3 नंबर का। जीवों में ग्लूकोज का विभिन्न पथों द्वारा विखंडन का वर्णन कीजिए, 3 नंबर में है। एक पत्ती की अनुपस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। देखो ये ध्यान रखना, छठा जो पाठ है ना आपका जैव प्रक्रम वाला, इस पाठ में से डायग्राम मत छोड़ देना, डायग्राम जरूर करने हैं। बहुत आसान डायग्राम है, कम से कम उनके साथ में 4-5 जो नाम से भी लिखने होते हैं वो भी ध्यान रख लेना। तो डायग्राम जरूरी है, मैंडेटरी है, और वो आते हैं एग्जाम में, ये मत सोचना आते नहीं है। डायग्राम आते हैं, 3 नंबर का आता है डायग्राम, एक डायग्राम। ये डायग्राम देखो बहुत रिपीट हुआ है, अनुपस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो तुमको बताएगा नहीं कोई, क्योंकि मैंने तो अभी पेपर एनालाइज करा, बहुत सारे देखे, तब समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, गैस के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस जो भी है यार, ये इसमें अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है? तो ये 3 नंबर में आया है। ये वाला देखो, तुम ये जो सुनते हो ना, हर कोई बोल देता भाई मानव हृदय, दिल वाला छाप देना, दिल बस जाके उधर ही दिल खोल के रख देना। ऐसा नहीं होता। मानव हृदय की कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए, 6 नंबर में हमसे पूछा गया है। एक बार इन्होंने क्या करा है, 6 नंबर में पूछा है मानव हृदय की संरचना और कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। अब तुमको लग तो दोनों सेम सेम रहे हैं भाई, मतलब क्या करना है इसमें, तुमको कार्य प्रणाली का वर्णन करना है। तुम सोचो भाई लिखना ही तो है, डायग्राम थोड़ी ना छापना है, काम चल गया अपना। वो 6 नंबर तुमको देंगे नहीं, क्योंकि कार्य प्रणाली कितनी बताओगे तुम, उसको 6 नंबर में बता नहीं सकते। तो उसमें तुमको डायग्राम भी बनाना है, और उसमें तुमको मतलब उसकी संरचना बनानी है, कार्य प्रणाली बनानी है। लेकिन इन्होंने बोला सिर्फ कार्य प्रणाली के लिए हमको। अब ये इसीलिए बोला जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैंने मार्क करना भूल गया शायद इस पे, तो वैसे लिख देता हूँ यार, एक आध बार हो जाता है मिस टाइप, क्योंकि 2 मीडियम के बना रहा होता है ना साथ में, तो हो जाता है कई बार मिस टाइप। अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब इस क्वेश्चन को अलग तरीके से, दोनों तरीके से पूछ सकते हैं। वो आपसे पूछेंगे संरचना और कार्य प्रणाली, या फिर कार्य प्रणाली बता दो, लेकिन दोनों में डायग्राम भी बनाना है और लिखना भी है, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज का। 6 नंबर में आएगा, बड़ा क्वेश्चन अगर आएगा, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है हमारा, खाना वाना पचता, तड़िया वतड़िया छापनी है, वो 3 नंबर में चित्र बनाना। ध्यान रखना नामांकित चित्र है, नामांकित बोलेंगे हमेशा। नामांकित का मतलब है जिसमें नाम भी लिखे हुए हों। कहीं आप डायग्राम ऐसे छाप दिया, भैया ये लो तुम्हारी अतड़ियाँ बन गई और बस हो गई तुम्हारी अतड़ियाँ, 3 नंबर दे मेरे को, वो नहीं देगा तेरे को 1 नंबर भी। तुमको नाम लिखोगे, ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है, ये वो है, ये पेट है हमारा, ये लीवर, गुर्दा, जो भी छापने हैं जिनके अंदर, तो उस हिसाब से आपको नंबर दिए जाएंगे। उन नामों के भी नंबर हैं, ठीक है? ध्यान रखना, कहीं डायग्राम डायग्राम के नंबर सोच रहे हो तुम। वसा की पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। वाष्पोत्सर्जन क्या है, यह किस प्रकार होता है, इसकी क्या भूमिका है? 6 नंबर में है ये। अब एक चीज बता देता हूँ, ये सारे क्वेश्चन है ना, तुमको गाइड में या कहीं पे मार्क करते टाइम पे एक दिक्कत आएगी भाई, बार बार वीडियो पॉज करने आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं एक वेबसाइट पे, cclchapter.com पे। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बिल्कुल लास्ट में, ठीक है? तो इस वेबसाइट पे या तो तुम गूगल सर्च कर लेना, सीधा सर्च मारना CCL चैप्टर लिख के आ जाएगी। वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाना, और आपको विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए मिल जाएंगे। वो वही क्वेश्चन सही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है? ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपको वहाँ पे उस वेबसाइट के, इस वेबसाइट के ऊपर लिखे हुए मिल जाएंगे। अपनी बुक वगैरह सभी सब्जेक्ट के इकट्ठे ही है इसमें। तो अब यहाँ पे अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि तुम देखते नहीं हो बहुत बड़ी वीडियो, तो वो दिक्कत है। अब कुछ एक स्टूडेंट तो देख लेते हैं, ज़्यादातर नहीं देखते हैं। चलो इसमें भी पता लग जाएगा तुमको आखिर तक। आखिर में कुछ ट्विस्ट मैं दूंगा तुमको, फिर देखते हैं कितनों को पता लगता है। प्रकाश संश्लेषित क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? इस प्रक्रम के दौरान
होने वाली विभिन्न घटनाओं को लिखिए। 4 नंबर में आता है ये। सजीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं, ये 6 नंबर में। देखो प्यारे प्यारे क्वेश्चन आ रहे हैं। मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अब देखो चित्र अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन चित्र जो ज्यादातर आ रहे हैं वो इसी चैप्टर से आ रहे हैं, डायग्राम बनाने। तो इस चैप्टर के डायग्राम कम से कम तुम कर लेना। जाइलम और फ्लोएम के वहन में क्या अंतर होता है, यानी कि जाइलम, देखो तुमको दोनों में थोड़ा सा फर्क है। एक तो खाना लेके जाता है, एक जो है जरूरी पानी वानी वो सीन होता है, बस ज्यादा फर्क नहीं है। पानी लेके जा रहा है, खाना मिनरल वो चीजें लेके जा रहा है, बस इतना सा बताना है और 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर होता है, कोई 3 अंतर आपको बताने हैं। देखो बोल रहे हैं खुद ही हमको, कोई 3 बताओ। कई बार आ चुका है, रिपीट हो रहा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज मैं तुमको मस्त बताता हूँ, तुमको कुछ को पता है स्टूडेंट को, कुछ को नहीं पता है, सबको पता लग जाएगी। जब भी हमारे पास अंतर वाला क्वेश्चन आए ना, मतलब कि हमको 2 चीजों के बीच में अंतर बताना हो, हमेशा क्वेश्चन को कुछ ऐसा लिखो, जैसे ये वायवीय है अवायवीय, इनके बीच में अंतर बताना है, तो आपको ऐसे लिखना है वायवीय, अब पूरा नहीं लिख रहा मैं, और अवायवीय है ना, ऐसे लिखो। उसके बाद में एक डंडा खींचो बीच में और ऐसे करके लिखो, ठीक है, समझ गए। मतलब ये बीच में ऐसे लाइन नहीं खींचनी, ये गलती से खींच गई। तो अब देखो यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, मतलब कि आपको 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। अब देखो ये मस्त चीज बता रहा हूँ तुमको, ये तुम पता नहीं क्या क्या चिपका के आ जाओगे, वो भरोसा तुम्हारा है नहीं। अब जब भी 3 नंबर का क्वेश्चन आए, 3 पॉइंट लिखने हैं। इस पॉइंट में जो बता रहा था मैं 1 2 3 करके, वो 3 पॉइंट लिखने हैं। 2 नंबर में आ जाए 2 पॉइंट लिखने हैं, जैसे ये वाला रहा अंतर 2 पॉइंट, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार एक ही पॉइंट होता है, उस टॉपिक पे ही 1 पॉइंट होता है, तो एक एक पॉइंट लिख देना उसको। तो लेकिन नहीं है तो कम से कम 2 पॉइंट लिखने हैं, वो लिखने रहते हैं, स्टैंडर्ड है ये हमारा। 5 नंबर का आ जाता है अंतर वाला, 5 5 पॉइंट दोनों साइड लिखने रहते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये काम आता है बहुत सारे सब्जेक्टों में। ऐसे नहीं है कि तुम मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन है और 20 50 पॉइंट लिख के आ रहे हो, तुम कई पन्ने भरा है कि हाँ अब तो दे ही देगा एग्जामिनर, वो जरूरी नहीं है। वो भाई मुद्दे की बात है, लिखो तुम, चाहे छोटा उत्तर हो चाहे बड़ा हो, फर्क नहीं पड़ता उससे। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उनके उपोत्पाद क्या है। शुद्धांत्र के आंतरिक अस्त्र पर अनेक उंगली जैसे पर्वत होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, खालिस्तान है जो हमको भरना है। स्वपोषी पोषण क्या है, पौधों के में प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम की व्याख्या कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है ये। विषम पोषी पोषण, देखो स्वपोषी पूछ लिया, अगली बार इन्होंने विषम पोषी पूछ लिया। विषम पोषी पोषण क्या है, अमीबा में पोषण के चरणों का सचित्र वर्णन कीजिए। अब अमीबा कैसे अपना भोजन लेता है, बात तो एक ही है, तुमको भी पता है, तुम्हें भी कंसेप्ट क्लियर है ये चीजें। तो सचित्र कह रहे हैं, मतलब चित्र भी बनाना है तुमको। और ऊपर थोड़ी देर पहले भी एक और क्वेश्चन आया था, वो भी वैसा सही था। अब ये देखो तुम, वक्राणु नेफ्रॉन की संरचना और कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। ये नेफ्रॉन वाला वही है, वो वक्राणु, वो मूत्र वाला आया था ना स्टार्टिंग में, तो उसी में ये, उसी में थी वो कार्य संरचना वगैरह, तो वही चीज है, वही क्वेश्चन है, बस घुमा दिया अलग स्टाइल में, 6 नंबर में दे दिया तुमको। अगला प्रश्न देखो तुम, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर मूत्र बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यानी कि देखो उसमें मूत्र बनाने की प्रक्रिया पूछ रखी थी, अब उसमें अलग क्वेश्चन में मानव उत्सर्जन तंत्र पूछ लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, अलग से 6 नंबर का क्वेश्चन बना दिया। भाई तुमको समझना है कि कंसेप्ट समझने हैं कि क्या क्या चीजें हमारी रिपीट हो रही है। डायग्राम सारे करने हैं इस चैप्टर से, भूल के भी छोड़ मत देना। मतलब मेन मेन जो डायग्राम है ना, तुमको समझ आ गए होंगे कौन कौन से आ रहे हैं, तो उनमें टिक्के मार के मार लो भाई, ये रटने हैं हमको। मनुष्यों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, 3 नंबर में है। पादपों में भोजन का स्थानांतरण मुख्यतः किस भाग द्वारा एवं कहाँ पर होता है। यानी कि 2 क्वेश्चन है इसमें, एक तो कौन सा भाग द्वारा होता है उस भोजन का जाइलम फ्लोएम वाले में से कोई उनमें से एक मिलेगा, और कहाँ पर होता है वो भी बताना। 1 नंबर इसका रहेगा, 1 नंबर आपका इसका रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, पादपों में भोजन के स्थानांतरण की प्रक्रिया का विवरण दीजिए। मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो ये क्वेश्चन तो यार अभी तो आया था थोड़ी देर पहले। हाँ देखो ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार छूट जाते हैं क्वेश्चन, यार दिक्कत वो है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख देते हैं हम इस पे, तो ये अच्छे से याद कर लेना, ये रिपीट हो रहा है, कई बार रिपीट हो लिया ये क्वेश्चन, ध्यान रखना इसका। 4 नंबर का क्वेश्चन है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीवों की अपेक्षा स्थलीय जीव कैसे लाभप्रद हैं, कैसे फायदेमंद होते हैं, ये ध्यान रखना। अब एक चीज तुमको थोड़ा अजीब लग रहा है, भाई तुमने इसमें तो इंपॉर्टेंट मार्क ही नहीं कर रखे। देखो एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है मैंने छोड़ दिए हैं इसमें मार्क करने,
शायद गड़बड़ से छूट गए हैं कुछ क्वेश्चन। सो मैं इसको क्या करूँगा, इंग्लिश मीडियम वालों के करे थे मेरे को कन्फर्म याद है, तो उसको जो है मैं इधर इंपॉर्टेंट मार्क कर दूंगा इधर भी। तो वेबसाइट पे जाके एक बार देख लेना है, क्योंकि मुझे ऐसा फील आ रहा है कि भाई इतने कम क्वेश्चन नहीं थे इसमें से इंपॉर्टेंट वाले, कई सारे क्वेश्चन थे, लगभग 6-7 क्वेश्चन थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कुछ मतलब छूट गया है, क्वेश्चन पे मार्क लगाना छूट गया बस। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं है, क्वेश्चन पे छूट गया बस, मार्क लगाना भूल गया हूँ मैं कोई से कुछ एक क्वेश्चन पे। वो मार्क मैं लगा दूंगा, वेबसाइट पे जाके देख लेना, वहां से आपको पता लग जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क वाले कौन से हैं जो आपको बस पास करवाने के लिए काम आएंगे। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं, और बस फर्क क्या है, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ इस चैप्टर में शायद लिखना भूल गया मैं। चलो कोई ना, माफ कर देना इस गलती को। आगे बढ़ते हैं। पौधों में जल का वहन किस भाग द्वारा किया जाता है? पौधों में जल और खनिज लवण के वहन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। लसिका और रुधिर में क्या अंतर होता है? मानव में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन और विनिमय के व्यवस्थात्मक निरूपण द्वारा दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। स्वपोषी और विषमपोषी पोषण के बीच 3 अंतर बताइए। पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है वो हमको बताना है 2 नंबर में। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से। अब ये वाला चैप्टर देखो, बहुत प्यारा चैप्टर है, कभी भी बड़े क्वेश्चन आते ही नहीं है इस चैप्टर से, बहुत मस्त चैप्टर है। देखो, नियंत्रण एवं समन्वय, इसमें से वो एमसीक्यू वगैरह बहुत आते हैं, लेकिन गुरुत्वानुवर्तन क्या है एक उदाहरण दीजिए, मतलब 1 नंबर उदाहरण का और 1 नंबर इसकी डेफिनेशन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। वो है ये, मतलब वो एक अंडा सा होता है यार, वो ऐसे क्या होते हैं, पूंछे सी निकली रहती है, एक पूंछ सी होती है उसकी, और ऐसे नीचे होती है द्रुमिका वगैरह कुछ करके, ऐसा सा है वो। तो वही है ये तंत्रिका कोशिका हमारी, तो उसका चित्र बनाना है। मतलब मैंने राउंड फिगर बता दिया तुमको आइडिया दिलाने के लिए। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य अंतर्गठन में क्या होता है वो बताना है। प्रतिवर्ती चाप क्या है? इसमें संवेदी तंत्रिका कोशिका का क्या काम होता है? प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। देखो, पिछले चैप्टर में चित्र आ रहे थे वो 3 नंबर में आ रहे थे, इस चैप्टर में आ रहे 2 नंबर में। लेकिन ध्यान रखने की बात ये है, इनके चित्र के जो डायग्राम है ना, ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। प्रतिवर्ती चाप और ये चीजें, मतलब इसमें से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं के करना। पहले वाले जो छठे वाला चैप्टर उसके सारे डायग्राम करने हैं, इस वाले के नहीं करने। इस वाले में से सिर्फ जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं जैसे प्रतिवर्ती चाप वाला, वही करने हैं। अगर आपको ज़्यादा आलस आ रहा है तो पिछले चैप्टर में भी ये प्रोसेस कर सकते हो, जो जो एग्जाम में डायग्राम आए हैं बस वो कर लेना और बाकी छोड़ देना। ठीक है, वैसे तो सारे ही आ गए उनमें, पिछले वाले में दिक्कत वही है बस। 2 तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन के मध्य अंतर्गठन सिनेप्स में क्या होता है? हमारे शरीर में ग्रहणियों के क्या काम होते हैं? 2 ग्रहणियों के बारे में हमको लिखना भी है कि क्या होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? 1 नंबर में आया प्यारा सा क्वेश्चन। ये देखो, ये बहुत रिपीट हुआ इसमें से। अनुमस्तिष्क और मेडुला के कार्यों को लिखिए। मानव मस्तिष्क में मेडुला और अनुमस्तिष्क द्वारा किए जाने वाले कार्य लिखिए। अब ये देखो तुम, ये सिर्फ मैं तुमको दिखाने के लिए, मैं ऐसा नहीं है मेरा मतलब मकसद भाई, तुमको लग तो रही है ये क्वेश्चन बहुत है, लेकिन दिक्कत ये है ये क्वेश्चन ट्विक किए जा रहे हैं ना, वो ट्विक वाला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ साथ में, ताकि तुमको एटलीस्ट ये समझ आए कि भाई क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। पता लगे तुम डर गए देख के क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन देखो तुम, अनुमस्तिष्क और मेडुला, हमको क्वेश्चन समझ आ रहा है ना, अनुमस्तिष्क मेडुला 2 नाम है, इनके काम बताने हमको। ये क्वेश्चन देखो, मानव मस्तिष्क में मेडुला अनुमस्तिष्क, आगे पीछे कर लिया, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य लिखिए। बात एक ही है, दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम टू सेम है, बट क्वेश्चन अलग अलग दिख रहे हैं तुमको, तो ये फर्क है। अब इसके ऊपर नहीं लगाया मैंने, ऐसे गिनती नहीं बनानी। अगर तुमने ये कर लिया तो ये भी कर लोगे, बट क्वेश्चन पढ़ोगे तभी दिखेगा तुमको कि भाई ये और ये सेम ही सेम है, तो इसीलिए तुमको कई बार ज्यादा लगते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर लेना इसको बहुत अच्छे से। ठीक है, हार्मोन एड्रिनलिन के क्या प्रभाव हैं? 2 नंबर में है। एब्सिस्किक अम्ल के क्या काम है? 1 नंबर में। परिधीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? इसके विभिन्न भाग लिखिए। 2 नंबर में। साइटोकिनिन के क्या कार्य हैं? तो 1 नंबर में हमारा ये आया हुआ है। आयोडीन युक्त नमक को प्रयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है? अवटु ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के कार्यों को लिखिए। जिबेरेलिन के क्या काम है वो बताने हैं 1 नंबर में। अब ये देखो, तुमको लग रहा है 1 नंबर, ये 1 नंबर के आते कहाँ पे? देखो, जब एमसीक्यू खत्म हो जाते हैं उसके बाद कई बार वो एमसीक्यू कम करते हुए 1 नंबर के क्वेश्चंस हमको देते हैं, और ये वही क्वेश्चंस है। मतलब ये अलग अलग पेपर है, लगभग 20 पेपर में उठा के लाया भाई। उनमें अब एक किसी में एक, किसी में एक, एक एक करके भी कितने हो जाएंगे वो, तो उस हिसाब से ज़्यादा से लगते हैं तुमको। तो ये प्रीवियस ईयर के जितने पेपर्स हुए हैं ना 2017 और उसके बाद के सभी पेपर का एनालिसिस है इस वीडियो के अंदर। इससे बाहर क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे, रिपीट होते रहते हैं, बार बार वही आते रहते हैं।
अगर मस्तिष्क के क्या काम है वो बताने हैं 2 नंबर में। एड्रीनेलिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि का क्या नाम है? 1 नंबर बताना कौन सी ग्रंथि एड्रीनलिन हार्मोन सिक्रेट करती है। आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए जरूरी होता है ये बताना है। मानव रुधिर में, ये तो आसान है दोनों के दोनों, मानव रुधिर में शर्करा के स्तर को बढ़ाने से रोकने वाले हार्मोन का क्या नाम है। छुई मुई में स्पर्श के प्रति अनुक्रिया को समझाइए। मस्तिष्क और मेरुरज्जा कैसे रक्षित होते हैं? 2 नंबर में हमको इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। अगले चैप्टर पे आते हैं, वो है जीव जनन कैसे करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, कौन सा जीव कालाजार का रोगाणु है? अंकुरण क्या है? हाइड्रा में मुकुलन विधि का वर्णन कीजिए। बहुत आया भाई, ये हद मचा रखी इस क्वेश्चन ने, इसको अच्छे से कर लेना। हाइड्रा में मुकुलन विधि, वो पूरा डायग्राम वगैरह सारा देख लेना तुम। मतलब ये तो बस एक्सप्लेन नहीं करना, मेन तो हमें इसमें एक्सप्लेन 2 नंबर का है ना, डायग्राम वगैरह नहीं बनाना, एक्सप्लेन कर दो काफी रहेगा आपका। कायिक प्रवर्धन की 2 पद्धतियों के नाम लिखिए। एक पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। एक डायग्राम है ये आपका फूल का, किताब के अंदर एनसीईआरटी की किताब में डायग्राम मिल जाएगा ये आपको, तो वो वही डायग्राम है ये, देख लेना। उस पर लिखा हुआ मिलेगा, टाइटल भी ऐसा ही मिलेगा तुमको, अनुच्छेद काट का चित्र करके पुष्प का, तो वही डायग्राम बनाना है आपको। और मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आया 2 नंबर में। बस डायग्राम बनाना है, नाम भी लिखने साथ में, ठीक है, नाम और डायग्राम बस लिखना, फालतू कुछ नहीं है इसमें। वर्षण उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में क्यों स्थित होता है? नर जनन तंत्र में से संबंधित ग्रंथियों के नाम और उनके काम लिखिए। मानव मादा जनन अंग का नामांकित चित्र बनाइए। 2 नंबर में आया। अब ये मानव में मादा जनन अंग है, एक जो है दूसरा जनन अंग है हमारा पुरुषों वाला, तो दोनों के आपको डायग्राम कर लेने हैं, कोई सा भी पूछ सकते हो, ध्यान रखना थोड़ा सा। पौधों में निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तनों के बारे में लिखिए। विभिन्न जीवों में विखंडन विधि के बारे में लिखिए। परागण किसे कहते हैं? स्वपरागण और परपरागण के बारे में भी लिखना है, यानी कि 1 नंबर का ये है हमारा, 1 नंबर का ये पोर्शन है। किस जीव में खंडन होता है, इस विधि के बारे में लिखिए। ऋतुस्राव क्यों होता है, कारण देना हमको, तो बस इसका। बीज अंकुरण का नामांकित चित्र बनाइए। देखो तुम चित्र कितने बनाने आ रहे हैं, तुम तो ऐसे सोचते हो भाई चित्र आते नहीं है, चित्र आते हैं। अभी ये मत सोचना कि सारे चित्र तुम्हारे ही पेपर में घुस जाएंगे, भाई मेरी बैंड बज जाएगी ऐसे तो डायग्राम बना बना के, ये टेंशन मत लो भाई तुम। दिक्कत ये है, जो पेपर आएगा ना उसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा, पेंसिल वेंसिल लेके जाना, कहीं सोचो डायग्राम बिना ही काम चल जाएगा तुम्हारा, बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा वो डायग्राम तो आपको। और कर लेना, छठे चैप्टर के तो पक्का कर लेना है। इन चैप्टर के जो है जो आ रहे हैं, एक आध आ रहे हैं, इनमें से तो ज़्यादा नहीं आ रहे, तो वो आपको करने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। शुक्राणु की पूंछ का क्या काम होता है? परागण क्रिया निषेचन क्रिया से किस प्रकार अलग है वो बताना हमको। 2 नंबर में है ये आपको, और मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत रिपीट हो रहा है ये। गर्भ निरोधन के किन्हीं 3 विधियों का वर्णन कीजिए कि 3 तरीकों से हम गर्भ निरोधन कर सकते हैं। 3 तरीके बताओगे, एक एक पॉइंट, मतलब ऐसे पॉइंट वाइज करना है, कहीं आप कुछ भी करते जाओ। 3 पॉइंट बनाओ, 3 विधियों के नाम लिख दो, और वो 3 नंबर दे देगा आपको, ठीक है। अमीबा में नए जीव बनने की प्रक्रिया का क्या नाम है? नाम बताना है, मतलब वो प्रक्रिया होती है, जैसे विखंडन द्विखंडन जो भी कुछ हो रहा है उसके साथ में, अमीबा के साथ में क्या होता है वो बताना, बस प्रक्रिया। मानव में वर्षण के क्या काम है? एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं? उदाहरण भी देने हैं हमको कुछ। पुनरुत्थान किसे कहते हैं? 1 नंबर में बस। मानव में अंडाशय के क्या कार्य हैं? 2 नंबर में। कायिक प्रवर्धन क्या है, इसका क्या महत्व है? 2 नंबर में। किस जीव में बहुविखंडन द्वारा एक जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं? तो मतलब किस जीव, बस जीव का नाम बता दो, काम हो जाएगा तुम्हारा। यौवनारंभ के समय होने वाले वे परिवर्तन लिखिए जो लड़कों और लड़कियों दोनों में एक समान होते हैं, यानी कि एक जैसे दिखाई पड़ते हैं जब यौवन आरंभ हो जाता है। जब तो उसमें बस वो ऐसा नहीं बताना कि लड़कों को दाढ़ी मूंछ आ जाती है लड़कियों को नहीं आती, वो परिवर्तन अलग अलग होते हैं। दोनों में सेम टू सेम, जैसे दोनों की लड़कों की लड़कियों की हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है, ऐसे वाले, मतलब दोनों में कॉमन होते हैं जो पॉइंट, वो बताने हैं हमको। 2 नंबर में 2-3 पॉइंट बता देना, 2 से 3 पॉइंट, 2 भी बता सकते हो, 3 पॉइंट भी, तो ये सफिशिएंट है, नंबर दे देगा वो एग्जामिनर आपको, ठीक है।
लड़कों के चेहरे पर बाल आना और आवाज में भारीपन यौवन आरंभ के लक्षण है। हाँ जी ठीक है, इसके लिए कौन सा हार्मोन जरूर उत्तरदायी है वो हमको बताना, बस हार्मोन का नाम बताना हमको, ठीक है, कुछ और बकवास नहीं छापनी यहाँ पे, मतलब बस नाम बताओ। अब बहुत सारे तो ऐसे लिखेंगे पूरे के पूरा सेंटेंस लिख के फिर बोलेंगे हार्मोन का नाम ये है। भाई सीधा नाम लिख दो, फिर भी नंबर उतने ही आने हैं, एक नंबर का एक ही नंबर देगा वो फिर भी तुम्हें। पुष्प में स्त्री केसर के कौन सा भाग द्वारा पराग नलिका अंडाशय में प्रवेश करती है? स्त्री केसर के उस भाग का नाम बताइए। द्विखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर है? उदाहरण सहित समझाइए हमको। विभिन्न गर्भ निरोधक युक्तियां कौन सी है? जनन स्वास्थ्य में इनका क्या महत्व है? दो गर्भ निरोधक विधियों को स्पष्ट कीजिए। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको करा के आया था एक क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? बस उसमें 3 विधियां पूछी थी, इसमें हमसे 2 विधियां पूछ ली हैं, बस इतना सा फर्क है। शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है वो हमको बतानी है 2 नंबर में। अब देखो अगला चैप्टर हमारा प्यारा सा चैप्टर है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। बहुत ही प्यारा चैप्टर और बहुत ही कम क्वेश्चन पूछते हैं इसमें से भी यार। देखो 4 नंबर के आसपास के क्वेश्चन बहुत आते हैं इसमें से। वैसे लैंगिक संचरण से होने वाली 4 बीमारियों के नाम लिखिए। आनुवंशिकता कार्यविधि किस प्रकार होती है? मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? 4 नंबर में और बहुत आया ये क्वेश्चन, ध्यान रखना इसका, कर लेना अच्छे से। जंगली गोभी का उदाहरण देते हुए कुछ चयन कृत्रिम चयन का वर्णन कीजिए। मानव के विकास का वर्णन कीजिए। होमोसेपियंस का उद्भव खालिस्तान में हुआ। तो 1 नंबर में बस खालिस्तान भरना हमको। मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं? मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? सबसे आसान क्वेश्चन है तो, मतलब इधर डायग्राम भी बनाना है तुमको, एक्स 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 वाई वाला जो डायग्राम है ना आपका, वो डायग्राम भी बनाना है, यहाँ पे छाप देना है बस। तो उसके बाद क्या बनेगा, एक्स एक्स बनेगा या एक्स वाई बनेगा, वो डायग्राम लिखना है और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, बस 4 नंबर आ जाएंगे। बहुत आ रहे क्वेश्चन, रिपीट होता बार बार, अच्छे से कर लेना। मानव के विकास का वर्णन कीजिए। मानव विकास के अध्ययन में मुख्य साधनों को लिखिए। विभिन्नता के महत्व का वर्णन कीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा सिमिलर सा क्वेश्चन मिलेगा तुमको। देखो क्या सीन है, एक नीले फूल वाले पौधे बीबी का संकरण एक सफेद फूल वाले पौधे बीबी से कराया गया, यानी कि उनका नाम है ये बीबी, छोटा बीबी। तो अब इनके जो है ना 4 नंबर का है, यानी कि 2 नंबर का ये वाला एक्सप्लेन करना है, 2 नंबर में ये रहेगा डायग्राम के साथ में, ठीक है ना। सहचित्र व्याख्या करनी है हमको दोनों की। प्रथम संतति में फूलों का रंग क्या होगा? दूसरी संतति में स्वपरागण द्वारा प्राप्त सफेद फूलों का प्रतिशत कितना होगा? अब ये सेम क्वेश्चन है ना, देखो ये सेम टू सेम, बस इक्वेशन आपकी बदल दी गई है। यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन, गोल आकार के बीज जो कि प्रभावी लक्षण का झुर्रीदार बीज के साथ संक्रमण कराया गया। 4 नंबर में ये भी चित्र सहित व्याख्या करनी है हमको, मतलब चित्र बनाने हैं। प्रथम संतति के बीजों का आकार क्या होगा? द्वितीय संतति में स्वपरागण द्वारा प्राप्त कितने प्रतिशत बीज गोलाकार होंगे? तो वही चीज बिल्कुल सेम टू सेम, कितने प्रतिशत कितना होगा, वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट सेम टू सेम है, समझ में आना चाहिए बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1 नंबर का ये। मेंडल ने मटर के लंबे टीटी और बोने टिट्टी पौधों का संकरण करवाया। इनमें इनसे प्राप्त संतति पीढ़ी F1 के में सभी पौधे कैसे होंगे? तो वो हमको बताना है। तो टीटी होते होंगे शायद, प्रोबेबली, तो है ना, सबका मतलब अलग क्या ही बनाएंगे ये, है ना, इनके छोटे टी है इनके बड़े टी है, तो दोनों के टीटी बनेंगे, बस आसान सा आंसर रहेगा हमारा। चलो अगले क्वेश्चन पे देखो तुम। मेंडल ने नियम अनुसार 2 लक्षणों अर्थात गोल व हरे बीज और झुर्रीदार बीजों की स्वतंत्र वंशानुगति की सचित्र व्याख्या कीजिए। 4 नंबर में आ गया ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम सा है, ज़्यादा फर्क नहीं है, मतलब वही चीज़ इन्होंने पहले हमसे ऐसे पॉइंटों में पूछ ली, वो अकेला ही पूछ रहा है। स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? किस किस को नहीं पता भाई? अगर तुमको ये नहीं पता ना, तुम फैल लो, मतलब तुमसे नहीं होगी जीव विज्ञान भाई, रहने दो, तुम हाथ जोड़ लो जीव विज्ञान को, राम राम, मैं निकला यहाँ से। तो देखो चलो मैं बता देता हूँ यार, एक्स एक्स होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये आंसर है इसका। 1 नंबर मुझे दे देना लाइक करके, ठीक है, मैंने 1 नंबर के लिए आपका आंसर सोल्व कर दिया, 1 नंबर लाइक करके देना।
चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, वे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले विशिष्ट जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है? 4 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। मतलब तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे। अब ये जो पार्ट है हमारा चैप्टर नंबर 15, हमारा पर्यावरण। बहुत सारे टीचर्स को भी कई बार डाउट रहता है कि भाई ये बायो में आएगा, फिजिक्स में आएगा, कौन सा करवाएगा? जो भी है ये जीव विज्ञान में आता है ये टॉपिक आपका पूरे का पूरा। अब देखो पहला प्रश्न है इसका, पारितंत्र की परिभाषा लिखिए 1 नंबर में। विषमपोषी पोषण के विभिन्न युक्तियों का वर्णन कीजिए 6 नंबर का है ये हमारा। जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं? इसमें से बड़े क्वेश्चन नहीं आते, छोटे छोटे से आते हैं मरे गले से। पारितंत्र के विभिन्न जैव घटक और अजैव घटक क्या होते हैं वो बताने हैं। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, वर्णन कीजिए। किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कितनी दिशाओं में होता है वो बताना। मतलब ये और ये में क्या फर्क लग रहा है तुमको? सेम सा ही उत्तर है। एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे प्राप्त सौर ऊर्जा का कितने प्रतिशत खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं वो हमको बताना है। एक डेफिनेशन जो बहुत बार आई है, यूएनईपी। तो इसको यूएनईपी आपकी बुक के अंदर अलग से लिखेगी, अलग से, बहुत बड़ी सी डेफिनेशन है ये। मतलब एक फुल फॉर्म बतानी है आपको इसकी, विस्तृत कीजिए इसको, विस्तारित। स्वपोषी और सौर प्रकाश में निहित सौर ऊर्जा को ग्रहण करके खालिस्तान ऊर्जा में बदल देते हैं, तो वो बताना हमको। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी की विकिरण ऑक्सीजन अणुओं O2 को विघटित कर एटम बनाते हैं। कौन से एटम बनाते हैं वो हमको यहाँ पे बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं। परत, खालिस्तान परत, परत का नाम बताना हमको। परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। किस किस को नहीं पता कौन सी परत है वो, कौन सी वेली परत भटक रही है? तो उस परत का नाम है ओजोन परत। याद होगा, सबको याद होगा ये तो। ओजोन परत है वो जो कि सूर्य को से आने वाली पराबैंगनी, ये टॉपिक बहुत मस्त है, 1 नंबर में आता है, बहुत बार आता है, तो ध्यान रखना। ओजोन है भाई, पराबैंगनी किरणों को रोकता है। ये देखो तुम, कौन सी परत, ये अलग स्टाइल में पूछा था तो अलग स्टाइल में मैंने अलग से लिख दिया भाई। कौन सी परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? पता लग गया अब तो, ओजोन परत है। अगला प्रश्न देखो तुम, ओजोन परत सूर्य की कौन सी विकिरणों से पृथ्वी की सतह को सुरक्षा प्रदान करती है? भाई बता दो, बता दो, जल्दी बता दो। पराबैंगनी किरणें, है ना? है ना? बहुत आसान क्वेश्चन ये तो। ओजोन की मात्रा में गिरावट का कारण कौन सा संश्लेषित रसायन होता है? तो कौन सा है वो? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जिसकी वजह से ओजोन खराब हो गई थी। ओजोन होल तुमने सुना होगा, ओजोन में छेद हो गया था। वैसे अब नहीं रहा, अब बंद हो गया भाई, टेंशन लेने की बात नहीं है। आज भी किताबों में ही है बस वो होल, अब असली में नहीं रहा वो, ठीक है? कहीं तुम अब भी टेंशन लेके बैठे हो ओजोन का क्या होगा बेचारी का। ओजोन ठीक हो गई है, बस किताबें ठीक नहीं हुई। जीवाश्म क्या है? पोषी सतर क्या है? 1 नंबर में ऐसे भी प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आए हैं। फिजिक्स वाला जो है मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया था। देखो बाकी जो केमिस्ट्री फिजिक्स वाले मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए थे, अगर तुमने नहीं देखे ना, डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है वेब प्लेलिस्ट का, उस प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। आपको हिंदी, इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी वहाँ पे मिल जाएंगे, हरियाणा बोर्ड के 2023 के एग्जाम्स के लिए। वो प्लेलिस्ट पूरी 2023 के लिए, सारे क्वेश्चन आपको उस वीडियो के अंदर, उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है? अभी जो है आई होप समझ में आ गया होगा सारा चीज़ें। और अगर आपको विजिट आउट करना है, मतलब अगर लिखा हुआ चाहिए सारा, तो CCL चैप्टर गूगल पे सर्च करना है, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा मैं, तो वहाँ से देख लेना आप, तो आपके काम आ जाएगा। लिख लेना अपनी गाइड वगैरह, बुक वगैरह में मार्क कर लेना। अब कमेंट में ये बताओ कि किसने वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखा है। जिसने देखा कमेंट करो भी। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।